आरपीएससी द्वारा 2024 तथा 2025 में आयोजित परीक्षाओं में जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। ये वाले प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, संयुक्त प्रांत अथवा राजस्थान के विलय के विषय पर भरतपुर एवं धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए गठित समिति के सदस्यों में से निम्न में से कौन नहीं था। ठीक है, तो कौन नहीं था वो बताना है। तो धौलपुर और भरतपुर है, उसकी जनता की राय जाननी थी कि उनको कहाँ विलय होना है। तो उसके लिए एक समिति गठित की गई थी। उसमें कौन कौन थे? उसमें थे डॉक्टर शंकरदेव, प्रभुदयाल, आर के सिद्धवा, ये सब उस समिति में थे, जबकि शोभाराम थे वो उस समिति में नहीं थे। अगला प्रश्न है, डेरू। डेरू क्या है? तो डेरू है एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो डेरू क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सा तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित नहीं है? तो तुर्रा कलंगी ख्याल है वो कहाँ कहाँ है? गोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, ये सभी तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है, जबकि जो नागौर है उसका संबंध नहीं है तुर्रा कलंगी ख्याल से। अगले प्रश्न में देखते हैं, 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था गौरी शंकर उपाध्याय को। 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था गौरी शंकर उपाध्याय को। अगला प्रश्न है, पुरा स्थल ओजियाना के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो गलत कथन बताना है। तो गलत कथन क्या है? पहला है क्या है? ये ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, सही है। इसका उत्खनन का कार्य आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीना, आलोक त्रिपाठी ने किया था, ये भी सही है। वृषभ एवं गाय का मृणमय मूर्तियां मिली है जिन पर सफेद रंग की डिजाइन बना हुआ है, ये भी सही है। यह कोठारी नदी के किनारे विकसित है, नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन डी है वो गलत है, तो गलत वाला ही पूछा था अपन को। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेतावनी का चुंगटिया। चेतावनी का चुंगटिया केसरी सिंह बारठ द्वारा किस शासक को लिखा गया था? तो चेतावनी राज चुंगटिया लिखा गया था, वो किन के लिए लिखा गया था? महाराणा फतेह सिंह के लिए लिखा गया था। और किसने लिखा था? केसरी सिंह बारठ ने। 1570 में किस राजा द्वारा नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? तो अकबर ने। तो नागौर दरबार का आयोजन किसने किया था? अकबर ने। नेक्स्ट है, युद्ध है और उनको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो खातोली का युद्ध हुआ था ना, वो किन किन के बीच में हुआ था? वो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी तथा मालदेव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? वो हुआ था तराइन का युद्ध। और राणा सांगा तथा बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, वो हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है? तो रामद्वारा की स्थापना किन के द्वारा की गई है? वह राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, उदयपुर राज्य में वर्ष 1818 में भील विद्रोह के कारण थे। तो उदयपुर में जो 1818 है उसमें भील विद्रोह हुआ था, उसके कारण क्या थे? पहला तो था भीलों को सेना से निकालना, दूसरा है अंग्रेजों की भील दमन नीति, तीसरा है वनों पर राज्य ने का अधिकार करना, चौथा है भीलों की रखवाली एवं बोलाई कर वसूल करने का अधिकार समाप्त करना। ये चारों उसके कारण थे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र कहाँ कहाँ मिलते हैं? बैराठ में, आमेर में, मोजमाबाद, भावपुरा, इन सभी जगह पे ढूंढाड़ी के भित्ति चित्र मिलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। अगला प्रश्न है कि कौन सी कृतियां बाकीदास द्वारा रचित है? कौन सी कृतियां बाकीदास द्वारा रचित है? तो सुर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपह छत्तीसी, चुगल मुख चपेटिका, ये सब किसके द्वारा रचित है? ये सब रचित है बाकीदास द्वारा रचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, थर्ड हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत कथन बताना है। राजा मान सिंह प्रथम की याद में इसका निर्माण कराया गया था, नहीं, मान सिंह की याद में नहीं कराया गया था, उनके बेटे जगत सिंह थे, उनकी याद में इसका निर्माण करवाया गया था। तो गलत कथन कौन सा हो गया? फर्स्ट।
बाकी देख लेते हैं। रानी कनकावती ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रानी कनकावती ने। इसमें सुंदर गुरुड़ मंडप है, ये भी सही है। मंदिर आमेर में स्थित है, ये भी सही है। तो गलत कथन क्या है? राजा मान सिंह की याद में नहीं हुआ था इसका निर्माण हुआ था जगत सिंह की याद में। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन को समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे उत्तर भारत में किसने प्रचलित किया या प्रचारित किया था? वह विजय सिंह पथिक ने। समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रचारित किसने किया था? वो किया था विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम क्या है? तो मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा का नाम है डिंगल। मारवाड़ी की साहित्यिक भाषा है, उसका नाम है डिंगल। नेक्स्ट देखते हैं कि बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? तो बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी है उसका अधिकांश क्षेत्रफल है? वह है भूरी मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह का भाग नहीं है? तो आंतरिक अपवाह में कौन कौन सी आती है नदियाँ? कांतली, काकनी, घग्गर, साबी, रूपारेल। ठीक है, ये सब किस में आती है? आंतरिक अपवाह में। तो बच गई खारी, ये आंतरिक अपवाह में नहीं आती है। नेक्स्ट है, कुछ जिले दिए भी है और जिले दिए सुमिलित करना है। अमर सागर कहाँ है? वो है जैसलमेर में। स्वरूप सागर कहाँ है? उदयपुर में। गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। मोती सागर कहाँ है? टोंक में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो बताना है। झारोला पहाड़ की ऊंचाई 588, रोजा भाकर की ऊंचाई 730, डोरा पर्वत की ऊंचाई 869, जबकि इसराना भाकर है उसकी ऊंचाई 739 नहीं है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 839 है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट। कौन सा सुमिलित नहीं है बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, खनिज है और उनके खनन क्षेत्र है, तो इसमें बताना कि कौन सा सुमिलित नहीं है वो बताना है। फ्लोराइड कहाँ निकलता है? मंडो की पाल से। बेराइट बालपुरा तथा खोरा से, सही है। चूना पत्थर कहाँ से? मांडला तथा मुंडवा से निकलता है, ये भी सही है। तांबड़ा राजगढ़ तथा कुशलगढ़ से नहीं निकलता, ये कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? पवन ऊर्जा का स्थल कौन सा नहीं है वो बताना है। बीठड़ी पवन ऊर्जा का स्थल है, फलोदी पवन ऊर्जा का स्थल है, देवगढ़ पवन ऊर्जा का स्थल है, जबकि जो मोकला है वो पवन ऊर्जा का स्थल इसमें से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, सूखा विकास कार्यक्रम भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः अनुपात में वित्त पोषित है। तो सूखा विकास कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार का जो अनुपात कितना है वह है 75:25। तो सूखा विकास कार्यक्रम में भारत सरकार और राजस्थान सरकार का जो अनुपात है वो है 75:25 का अनुपात है। सूखा विकास कार्यक्रम में भारत सरकार का अनुपात ज़्यादा है, कितना है? 75, और राजस्थान सरकार का कितना है? 25। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र की मिल है और वो कहाँ स्थित है उसको सुमिलित करना है। एडवर्ड मिल तो कहाँ है? ब्यावर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ है? भवानी मंडी में। सादुल टेक्सटाइल मिल कहाँ है? गंगानगर में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो ये इसको सुमिलित करके लिखा है। एक बार वापस देखते हैं कि एडवर्ड मिल कहाँ है? वह है ब्यावर में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भवानी मंडी में। सादुल टेक्सटाइल मिल कहाँ है? गंगानगर में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं, कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ में निम्न में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश है? वह है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद हो गया और चित्तौड़ है, इसमें क्या है? उप आर्द्र दक्षिणी मैदान ये जलवायु है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में सालार के वन मिलते हैं? तो सालार के वन मिलते हैं अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में। सालार के वन मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? अरावली पहाड़ियों की उच्च श्रेणियों में मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले कौन से थे? वो थे प्रतापगढ़ तथा जैसलमेर।
तो 2011 में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले थे, एक तो है प्रतापगढ़ और दूसरा है जैसलमेर। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा तथा उसकी अवस्थिति सुमेलित नहीं है? तो खटखट दर्रा कहाँ है? बूंदी में। देसूरी कहाँ है? पाली में। कामली घाट कहाँ है? राजसमंद में। ये सही है। बर उदयपुर में नहीं है, तो ये आंसर गलत होगा। सुमेलित कौन सा नहीं है? वो है पहला, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है, ठीक है। सलुम्बर बेंद घिया पत्थर उत्पादक है। ओरडा देपुरा ये भी घिया पत्थर उत्पादक है। ऋषभदेव चिकला ये भी घिया पत्थर उत्पादक है। जबकि गुंजन कछाला है वो घिया पत्थर उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इन सभी से 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, जबकि हनुमानगढ़ है उससे नहीं गुजरती है। हनुमानगढ़ में वर्षा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पोपा बाई दी पोल तथा मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें किसने लिखी थी? वो लिखी थी जय नारायण व्यास ने। तो पोपा बाई दी पोल तथा मारवाड़ की अवस्था पुस्तकें लिखी थी जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट है, मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जामल पोदार परिवार है, उनका संग्रह कहाँ स्थित है? वो है चूरू में। तो मिर्जामल पोदार परिवार का संग्रह है चूरू में। नेक्स्ट देखते हैं, दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से संघर्ष हेतु निम्नलिखित में से किस राज्य से गठबंधन किया था? मेवाड़ से। तो दुर्गादास राठौड़ ने गठबंधन किया था किससे? मेवाड़ से। नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पनिया अकाल कब पड़ा था? तो छप्पनिया अकाल पड़ा था वह 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी के बीच में पड़ा था। तो छप्पनिया अकाल पड़ा था 1899 और 1900 के बीच में पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मुनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था? वो कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। तो मुनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। नेक्स्ट है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुए थे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे दुर्गा शंकर। तो 1920 में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दुर्गा शंकर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में कहा गया है, अजमेर पर अंग्रेजों का आधिपत्य कब हुआ था? तो अजमेर पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था 25 जून 1818 को हुआ था। नेक्स्ट, मेवाड़ में आण व्यवस्था क्या थी? तो आण किसे कहते थे? वो कहते थे लेन देन से पहले जो महाराणा की सौगंध गाई जाती थी उसे कहते थे आण, ठीक है। तो मेवाड़ में आण क्या होता था? वो होता था लेन देन से पहले महाराणा की जो सौगंध खाई जाती थी उसे कहते थे। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, निम्न में से कौन प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? वो थे गोविंदगिरी। गोविंदगिरी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं था। बाकी साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, इन सभी का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, कौन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड समिति का सदस्य नहीं था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड समिति के सदस्य कौन कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट, सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु, ये तीनों तो सदस्य थे, लेकिन सर रिचर्ड स्ट्रेची इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दास्ता का नवीन राजपत्र कहा गया? तो दास्ता का नवीन राजपत्र कहा गया 1935 के अधिनियम को। जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का नवीन राजपत्र किसे कहा? 1935 के अधिनियम को। नेक्स्ट है, सिरोही राज्य ने ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व की संधि को किस वर्ष स्वीकार किया था? तो सिरोही राज्य ने स्वीकार किया था ब्रिटिश के जो प्रभुत्व को 1823 में। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सिरोही के थे कैप्टन हॉल।
हॉल थे सिरोही के, मैकमेसन तो कहाँ के थे, जोधपुर के, मेजर बर्टन कहाँ के थे, कोटा के थे, ईडन थे वो कहाँ के, जयपुर के थे। तो सिरोही के कौन थे, वो थे कैप्टन हॉल। नेक्स्ट है 1832 में नवगठित राजपूताना एजेंसी में तत्कालीन 22 रियासतों व ठिकानों को कितने ग्रुप में रखा गया था, वो रखा गया था 4 ग्रुप में रखा गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी एवं राजपूत राज्यों के मध्य 1817-18 की जो संधियों का मसौदा निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था, वो किया था चार्ल्स मेटकॉफ में। तो 1817-18 में जो राजपूत राज्य तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसका जो पूरा मसौदा है वो किसने तैयार किया था, वो किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने तैयार किया था। आरपीएससी द्वारा 2024 तथा 2025 में आयोजित परीक्षाओं में जो राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको अब हम देखते हैं। ये आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इसके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह दुर्ग कौन सा है जो शिवपिंड पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है। तो शिवपिंड पर रखे बिलपत्र की तरह क्या दिखाई देता है, वो दिखाई देता है रणथंभौर का दुर्ग। तो रणथंभौर का दुर्ग है जो कि शिवलिंग पर रखे बिलपत्र की तरह दिखाई देता है, और ये क्या है, बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ है। तो इसका आंसर होगा रणथंभौर का दुर्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं रणकपुर के मंदिर का निर्माण किसके आदेश से प्रारंभ हुआ। तो रणकपुर के जो मंदिर है उसका निर्माण हुआ वह है सोम सुंदर सूरी के आदेश से रणकपुर का मंदिर बनाया गया। तो रणकपुर का मंदिर किनके आदेश से बनाया गया, सोम सुंदर सूरी के आदेश से। आगे हम देखते हैं 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागोर से अकबर के महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा। तो अकबर ने जो 1572 में महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता के लिए किसको भेजा था, वो भेजा था जलाल खान कोरची को भेजा था। 1572 में भेजा था जलाल खान कोरची को। नेक्स्ट हम देखते हैं किसके कथानुसार राजस्थानी चित्रशैली स्त्रियों की सुंदरता की खान है। वो ये किसने कहा था, ये कहा था डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किन्होंने कहा था, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि भरतपुर प्रजामंडल और सरकार के बीच समझौते के अनुसार भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदलकर रखा गया भरतपुर प्रजा परिषद। तो भरतपुर प्रजामंडल था उसका नाम बदल करके क्या रखा गया था, भरतपुर प्रजा परिषद। नेक्स्ट है राजस्थानी साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे, वो थे शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक थे वो थे शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट है आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेके कौन सा नृत्य करती है, वह धाड़ नृत्य करती है आदिवासी महिलाएं। ये हाथ में हथियार लेकर के किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी, ये सभी उपबोलियाँ किसकी है, ये है मारवाड़ी की उपबोलियाँ है। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, ये सब किसकी उपबोलियाँ है, मारवाड़ी की। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का उद्घाटन किस कैबिनेट स्तर के भारतीय मंत्री द्वारा किया गया था। तो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था वो किया था एन.वी. गाडगिल ने। किन्होंने किया था, एन.वी. गाडगिल ने किया था मत्स्य संघ का उद्घाटन। नेक्स्ट है मोरचंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताना है। यह लोहे का बना एक छोटा सा वाद्य है, ये कथन सत्य है। मोरचंग को होठों के बीच रखकर बजाया जाता है, ये भी सत्य है। यह सुश्रुत वाद्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही है। इसमें 27 तार होते हैं, ये गलत है। तो इस चौथा गलत है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है, तो आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है कि किस पुलिस सुप्रिटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई थी। तो
कौन से पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे जिन्होंने कि आदेश दिया था? वो थे इकराम हुसैन। कौन था? इकराम हुसैन। नेक्स्ट है जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबू पठान का संबंध निम्नलिखित में से किस ख्याल से है? वह है जयपुरी ख्याल से। इन सभी का संबंध किससे है? जयपुरी ख्याल से। नेक्स्ट है कि चौहान वंश के किस शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? वह सोमेश्वर। इंपॉर्टेंट है। तो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किन्होंने धारण की थी? वो थे सोमेश्वर। उन्होंने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिण अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी है? वह है लीलागढ़। तो दक्षिण अरावली में कौन सी चोटी आ जाती है? लीलागढ़। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2001 से 2011 के बीच में जो राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या है उसमें वृद्धि हुई है वो है 1.5%। 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है कितनी? 1.5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि उद्गम स्थल और नदियां हैं उनको मैच करना है। तो खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? वो है बनास। खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है वो है बनास का। बैराठ की पहाड़ी से उद्गम होता है वो होता है बाणगंगा का। बैराठ की पहाड़ी से किसका उद्गम होता है? बाणगंगा का। नेक्स्ट है कि खंडेला की पहाड़ी से उद्गम होता है कांतली नदी का। अगला है सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है किसका? साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ी से। आगे देखते हैं राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? लाल और रेतीली मिट्टी मिलती है जोधपुर, चूरू, झुंझुनू में। लाल रेतीली मिट्टी मिलती है जोधपुर, चूरू और झुंझुनू में मिलती है। आगे देखते हैं कि CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो CWG है वो है उप आर्द्र। कौन से प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता है? उप आर्द्र प्रदेश है उसका प्रतिनिधित्व करता है क्या? CWG। नेक्स्ट है कि गलत कथन का चुनाव करना है। मैंगनीज कांसला सही है। सीसा जस्ता कहाँ मिलता है? राजपुर दरीबा, ये भी सही है। लोएस्क मिलता है डाबला क्षेत्र में, ये भी सही है। तांबा गुलाबपुरा अगूचा, ये गलत है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 7 फरवरी 1975 में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ 7 फरवरी 1975 में। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? वह है रूपनगढ़ अजमेर में। तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क है वो है रूपनगढ़ अजमेर में। नेक्स्ट है किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना की गई? तो राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि रेडा की स्थापना की गई 1985 में। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई 1985। नेक्स्ट है राजस्थान में जनसंख्या की वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक तथा सबसे कम कहाँ थी? तो जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक तो कौन से जिले की थी? बाड़मेर की। और सबसे कम किसकी है थी? वो है गंगानगर की। तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक तो थी बाड़मेर की और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है वो है गंगानगर की। नेक्स्ट है SDG रिपोर्ट 2023 में मरुस्थलीकरण से निपटने एवं निम्नीकृत भूमि और मिट्टी को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये कब तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वो है 2030 तक का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्थान में अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश में शेखावाटी, घग्गर, कोटवाड़ ये सब प्रदेश आ जाता है, लेकिन 56 का मैदान ये इसमें नहीं आता है। तो आंसर होगा 56 का मैदान। नेक्स्ट है कि राजस्थान सरकार के पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राज्य को कितने संभावित पेट्रोलियम बेसिनों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने पेट्रोलियम बेसिन में बांटा गया है? वह है 4 पेट्रोलियम बेसिन में बांटा गया है राजस्थान को। नेक्स्ट है बुझ झील किस जिले में है? वह है जैसलमेर में। बुझ झील राजस्थान के कौन से जिले में है? जैसलमेर में स्थित है बुझ झील। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में कौन से किस प्रांत ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? वो है मद्रास। मद्रास ऐसा पहला राज्य था जिसने कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। एजीजी मुख्यालय को अजमेर से माउंट आबू कब स्थानांतरित किया गया था? वो किया गया था 1856 में। एजीजी जो मुख्यालय है उसको कहाँ से? अजमेर से माउंट आबू स्थापित किया गया था 1956 में। नेक्स्ट है, कोटा राज्य ने ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार करने हेतु अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि कब की थी? तो अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी, वो की थी 26 दिसंबर 1817 में। तो कोटा ने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम संधि की थी, वो है 26 दिसंबर 1817। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? तो जोधपुर का प्रशासक बनाया था बीकानेर के राय सिंह को। किनको बनाया था? बीकानेर के राय सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है? तो केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का प्रावधान कब किया गया है? वह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। केंद्र तथा प्रांतों के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया है वो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, भरतपुर प्रजामंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो देखना है। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? किशन लाल जोशी के प्रयासों से भी ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, 25 अक्टूबर 1939 में राज्य सरकार के समझौते के उपरांत इसका नाम परिवर्तित करके प्रजा परिषद कर दिया गया। तो बाद में भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? प्रजा परिषद कर दिया गया था। और कब किया गया था? 25 अक्टूबर 1939। तो ये भी कथन सत्य है। और तीसरा कथन है वो क्या है? गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड कथन सत्य है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, निम्न में से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए पहुंची थी? वो है टोंक। टोंक के 600 सैनिक दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए पहुंचे थे। वो कौन सा रियासत थी? टोंक। टोंक के सैनिक पहुंचे थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मराठा गतिविधियों के विरुद्ध निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? वह जोधपुर के विजय सिंह। जोधपुर के विजय सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों से सहायता मांगी थी मराठा गतिविधियों के विरुद्ध। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड के विषय में गलत कथन बताना है। इन्होंने दौलत राव सिंधिया के दरबार में सैनिक टुकड़ी में अपनी सेवाएं दी थी। सही है। नेक्स्ट है, इनकी पुस्तक पश्चिम भारत की यात्रा इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। ये भी सही है। इनके द्वारा बड़ौदा और अहमदाबाद का इतिहास लिखा गया। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इनके द्वारा लिखित एनाल्स के प्रथम भाग में मारवाड़ और द्वितीय भाग में मेवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन है। ये कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ परगनारी विगत में कितने परगनों का विवरण है? तो मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी किसने थी? वो थी मुणोत नैन्सी ने। और इसमें कितने परगनों का विवरण है? वह है 7 परगनों का। तो मारवाड़ परगनारी विगत में कितने परगनों का विवरण है? वह 7 परगनों का विवरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संस्था के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया? तो है विद्या प्रचारिणी सभा। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं, बीकानेर के व्यापारिक मार्गों एवं वाणिज्यिक करों की सूचना निम्न में से किन स्रोतों से मिलती है? वो मिलती है कागज बही से मिलती है। बीकानेर के वाणिज्यिक
व्यापारिक मार्गों और वाणिज्यिक करों की सूचना मिलती है कागज बही से। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा गोविंद गिरी द्वारा संचालित भील आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो गोविंद गिरी द्वारा संचालित भील आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, वो था बेडसा। तो बेडसा था उनका प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं निम्न में से किस मुगल सेना नायक को द्विवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। तो महाराणा प्रताप ने द्विवेर के युद्ध में कौन से मुगल सेना नायक को हराया था, वो हराया था सुल्तान खान को हराया था महाराणा प्रताप ने द्विवेर के युद्ध में। नेक्स्ट है कौन से वो सुल्तान खान मुगल सेना की तरफ से क्या था, सेनापति, उसको हराया था महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन से कथन नैन्सी दी ख्यात के संबंध में सही है। तो नैन्सी दी ख्यात के संबंध में जो सही कथन है वो बताने हैं। नैन्सी ने राजकीय संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की थी, ये सही है। नैन्सी ने प्रस्तुत तथ्यों के स्रोतों का उल्लेख किया था, ये भी सही है। नैन्सी दी ख्यात की भाषा मारवाड़ी है, ये भी सही है। तीनों कथन सत्य है। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के दौरान रावत केसरी सिंह ने निम्न में से किस स्थान के जागीरदार थे। तो रावत केसरी सिंह वो जागीरदार थे सलूम्बर के। रावत केसरी सिंह कहाँ के जागीरदार थे, वो थे सलूम्बर के। नेक्स्ट है जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत निम्न में से किस शासक ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी थी। तो वो था सूर सिंह बने थे मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद। जो उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे, वो बने थे सूर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है, तो मंडोर शाखा के संस्थापक कौन थे, वो थे हरिश्चंद्र। तो गुर्जर प्रतिहार है उनकी मंडोर शाखा है, उनके संस्थापक थे वो थे हरिश्चंद्र थे। तो हरिश्चंद्र थे, उनका दूसरा नाम क्या था, रोहिल्लदी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि रोहिल्लदी किनका नाम था, वो था हरिश्चंद्र का। गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा के संस्थापक थे हरिश्चंद्र और उनका दूसरा नाम क्या था, रोहिल्लदी। नेक्स्ट हम देखते हैं मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किससे प्रारंभ होती है। तो ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि मंडोर के प्रतिहार है उनकी वंशावली किनसे प्रारंभ होती है, वो है रज्जिल से। तो ये रज्जिल हरिश्चंद्र के पुत्र थे, तो इनसे मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है। तो मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली प्रारंभ होती है रज्जिल से। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से शासक ने अपनी राजधानी मंडोर की जगह मेड़ता स्थापित की थी। तो ऐसे कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक थे जिन्होंने की अपनी राजधानी मंडोर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, मेड़ता में स्थापित की थी। वो थे नागभट्ट प्रथम थे, जिनका दूसरा नाम क्या है, नाहड़। ठीक है, इन्हें नाहड़ भी कहा जाता है। तो ऐसे गुर्जर प्रतिहार शासक जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी, मेड़ता स्थापित की थी, वो थे नागभट्ट प्रथम या नाहड़। नेक्स्ट हम देखते हैं वल्ल मंडल के भाटी देवराज को युद्ध में किन्होंने हराया था, वो हराया था सीलुक ने। वल्ल मंडल यानी जैसलमेर के भाटी देवराज को युद्ध में परास्त किया था, वो किया था सीलुक ने। नेक्स्ट हम देखते हैं मुंगेर के त्रिपक्षीय युद्ध में बंगाल के शासक धर्मपाल को किन्होंने हराया था, तो वो हराया था कक ने। किन्होंने, कक ने। मुंगेर के त्रिपक्षीय युद्ध में बंगाल के शासक धर्मपाल को परास्त किया था, किन्होंने, कक ने। कक है वो गुर्जर प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा है उसके जो नागभट्ट द्वितीय है उसके सामंत थे। तो कक किसकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, वो गुर्जर प्रतिहारों की जो भीनमाल शाखा के नागभट्ट द्वितीय की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने मुंगेर के त्रिपक्षीय युद्ध में बंगाल के शासक धर्मपाल को परास्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं जोधपुर शिलालेख, वो किन्होंने लिखाया था, वो लिखाया था बाउका ने। जोधपुर शिलालेख लिखाया था बाउका ने। नेक्स्ट हम देखते हैं रोहिंस कूप, या इसे क्या भी कहते हैं, घटियाला। घटियाला के समीप हाट बाजार का निर्माण किन्होंने करवाया था, वो कराया था कक्कुक ने। घटियाला या रोहिंस कूप के समीप हाट बाजार का निर्माण कराया था, वो कराया था कक्कुक ने। और घटियाला अभिलेख भी किन्होंने लिखाया था, वो लिखाया था कक्कुक ने। तो रोहिंस कूप या घटियाला के समीप
हाट बाजार का निर्माण कराया था वो करवाया था कक्कुक ने, और कटियाला अभिलेख भी लिखा था कक्कुक ने। अब हम आरपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित परीक्षाओं में जो राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिसंबर 2024 तक राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना था। तो दिसंबर 2024 तक जो राजस्थान है उसमें सड़कों का घनत्व था वह 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो 2 दिसंबर 2024 तक राजस्थान में सड़कों का घनत्व था वो था 92.66 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में। तो दिसंबर 2024 तक राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना था 92.66 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। तो राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर। तो दिसंबर 2024 में जो राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है वो है 3,17,121 किलोमीटर है राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है वो है 10,790 किलोमीटर, जबकि राज्य राजमार्ग की लंबाई है वो है 17,376 किलोमीटर, और जबकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई है वो है 2,06,318 किलोमीटर। तो राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सड़कों का घनत्व था वो था 92.66 किलोमीटर प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में, और जबकि राजस्थान में दिसंबर 2024 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी वो थी 3,17,121 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है उसमें से वह है 10,790 किलोमीटर, राज्य राजमार्ग की लंबाई है 17,376 किलोमीटर, जबकि ग्रामीण सड़कों की लंबाई है 2,06,318 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई। तो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है उसमें वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि हुई कितनी 35 की वृद्धि हुई है। तो 2001 में तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था 2001 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, जबकि 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2001 में तो था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि 2011 में हो गया 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व हो गया। तो वृद्धि कितनी हो गई 35 की वृद्धि हो गई। 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई कितनी 35 की वृद्धि हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं 2022-23 में गेहूं के उत्पादन में कौन से जिलों ने अग्रणी है वो देखते हैं। सबसे पहले आगे कौन है हनुमानगढ़, उसके बाद है गंगानगर, फिर चित्तौड़ और फिर बूंदी। तो गेहूं के उत्पादन का जो क्रम है सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है हनुमानगढ़, फिर गंगानगर में, फिर चित्तौड़ में और फिर बूंदी में। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीराम सीमेंट। श्रीराम सीमेंट कहाँ पे स्थापित है वो है कोटा में। तो श्रीराम सीमेंट कहाँ है कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट कहाँ है वो है बूंदी में। एसीसी सीमेंट है बूंदी में। अगला है मंगलम सीमेंट। मंगलम सीमेंट कहाँ स्थित है वो है कोटा में स्थित है। मंगलम सीमेंट है कोटा में। नेक्स्ट है जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है सिरोही में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है सिरोही में। नेक्स्ट है बिरला सीमेंट। बिरला सीमेंट कहाँ है चित्तौड़ में। बिरला सीमेंट कहाँ है चित्तौड़ में। नेक्स्ट है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट तो कहाँ है सिरोही में, जबकि जेके सीमेंट कहाँ है निम्बाहेड़ा में। जेके लक्ष्मी सीमेंट तो है सिरोही में और जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। नेक्स्ट है आदित्य सीमेंट। आदित्य सीमेंट कहाँ स्थापित है वो है चित्तौड़ में। कहाँ है चित्तौड़ में। और श्री सीमेंट कहाँ स्थापित है वो है ब्यावर में। तो ये पूछा गया है अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में। श्री सीमेंट कहाँ है कोटा में है। आदित्य सीमेंट कहाँ है चित्तौड़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट है सिरोही में है। एसीसी सीमेंट कहाँ है बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज और वो कहाँ मिलते हैं वो। तो नाथ की
नाथ की नेरी, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। तो नाथ की नेरी ये स्थान है जो कि कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और यहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त होता है? यहाँ पे अभ्रक, यहाँ पे क्या निकलता है? अभ्रक निकलता है, ठीक है। तो नाथ की नेरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है। तो नाथ की नेरी कहाँ है? भीलवाड़ा में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। तो नेक्स्ट है काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा, ये सभी स्थान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है? वो है मैंगनीज। यहाँ पे कौन सा खनिज का खनन होता है? मैंगनीज का। तो काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है? वो है मैंगनीज। नेक्स्ट है खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, ये सभी कहाँ स्थित है? अलवर में। तो खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, ये सभी है अलवर में। और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है? वो है तांबे का। यहाँ पे किसका खनन होता है? तांबे का। नेक्स्ट है रामपुरा अगूचा तथा गुलाबपुरा, ये कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे किसका खनन होता है? सीसा जस्ता का। तो नाथ की नेरी कहाँ है? भीलवाड़ा में, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी तथा भगत का बास ये कहाँ है? अलवर में और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा में और ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती है? तो पहला तो क्या गया? तारागढ़ और दूसरा नाग पहाड़। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी है जो कि मध्य अरावली के अंतर्गत आती है? एक तो तारागढ़ और दूसरा नाग पहाड़। ये दोनों कहाँ स्थित है? ये दोनों स्थित है अजमेर में। अजमेर में स्थित है। और ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मध्य अरावली के अंतर्गत। एक तो हो गई तारागढ़ और दूसरी हो गई नाग पहाड़। ये दोनों किस में आती है? मध्य अरावली में। और ये स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है उसकी दूरियों में अंतर कितना है? तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 826 किलोमीटर। और जबकि जो पूर्व से पश्चिम की दूरी है वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है उसमें अंतर कितना है? वह है 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं कि घग्गर नदी कहाँ पे विलीन हो जाती है? तो घग्गर नदी विलीन हो जाती है, वो विलीन होती है कहाँ? भटनेर में। तो घग्गर नदी कहाँ पे विलीन हो जाती है? वो विलीन हो जाती है भटनेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में स्पाइस पार्क कहाँ है? तो राजस्थान में स्पाइस पार्क दो जगह है। एक तो है रामपुरा भाटिया जोधपुर में, दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में। तो स्पाइस पार्क कहाँ है? रामगंज मंडी कोटा में और रामपुरा भाटिया जोधपुर में। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान के कितने? 5 जिलों से होके गुजरेगा। नेक्स्ट है कि किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं है? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे सूती वस्त्र के उद्योग नहीं है? वो है जालोर। जालोर में कोई भी सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? वह है 928। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 928 है। नेक्स्ट है, अब ये प्रश्न पूछा गया था आपके 2025 में एक एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान में ऐसे जिलों की संख्या जिनका लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक है। तो ऐसे जिले जिनका की लिंगानुपात राजस्थान का जो औसत लिंगानुपात है यानी 928 है तो उससे अधिक है। तो 928 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? वह है 18 जिले। तो 928 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है वो कितनी है? 18। जबकि ऐसे जिलों की संख्या जिनका की लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम है यानी 928 से कम है, 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी होगी? 15। तो ये हम देख रहे हैं, ये 2011 की जनगणना के अनुसार देख रहे हैं। तो उस टाइम कितने? 33 जिले थे। तो 18 जिलों का लिंगानुपात तो क्या हो गया? 928 से अधिक। और जबकि 15 जिलों का लिंगानुपात क्या हो गया? 928 से कम हो गया।
तो ये अब इस टाइप के क्वेश्चन अभी ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं कि ऐसे जिले जिनका कि लिंगानुपात 928 से अधिक है उनकी संख्या थी 18, और ऐसे जिले जिनका लिंगानुपात 928 से कम है उनकी संख्या है 15। नेक्स्ट है उस टाइप का हम बाल लिंगानुपात में भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, वह है 888। तो राजस्थान का बाल लिंगानुपात कितना है, वह है 888। तो 888 से अधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या वो कितनी है, 21। तो 888 से यानी कि राजस्थान के औसत बाल लिंगानुपात से अधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी होगी, 21। जबकि राजस्थान के औसत बाल लिंगानुपात यानी कि 888 से कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या होगी 12। तो 888 से अधिक बाल लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 21 और 888 से कम बाल लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 12 हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 18, और 200 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या कितनी है, 15। ये उसके समान ही आ गया, लिंगानुपात के समान। ठीक है, तो राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है यानी कि 200 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या होगी 18, और राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व है यानी कि 200 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की संख्या होगी 15। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट। तो राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा कोटा में। तो राजस्थान में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा कोटा में। नेक्स्ट है गौरी देवी कला केंद्र। तो राजस्थान में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी, वो की जाएगी बीकानेर में। तो राजस्थान में गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना की जाएगी बीकानेर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में स्टोन पार्क कहाँ कहाँ पे बनेंगे। तो राजस्थान में जो स्टोन पार्क है वो पहला तो बनेगा निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में और दूसरा है बूंदी में। तो राजस्थान में स्टोन पार्क कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, पहला है निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में और दूसरा है बूंदी में। नेक्स्ट राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर। तो राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा जोधपुर में। राजस्थान में डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज, मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा बांसवाड़ा में। राजस्थान में मक्का के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग। तो मधुमक्खी रख रखाव के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो किया जाएगा भरतपुर में। तो हनी बी कीपिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा भरतपुर में। आरपीएससी द्वारा 2025 की परीक्षाओं में पूछे गए जो राजस्थान ज्योग्राफी और इकोनॉमी के प्रश्न है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीराम सीमेंट कहाँ पे स्थापित है, वो है कोटा में। तो श्रीराम सीमेंट कहाँ है, कोटा में। नेक्स्ट देखते हैं एसीसी सीमेंट कहाँ है, वो है बूंदी में। एसीसी सीमेंट है बूंदी में। अगला है मंगलम सीमेंट कहाँ स्थित है, वो है कोटा में स्थित है। मंगलम सीमेंट है कोटा में। नेक्स्ट है जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है, सिरोही में है। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ है, सिरोही में। नेक्स्ट है बिरला सीमेंट कहाँ है, चित्तौड़ में। बिरला सीमेंट कहाँ है, चित्तौड़ में। नेक्स्ट है जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट तो कहाँ है, सिरोही में, जबकि जेके सीमेंट कहाँ है, निम्बाहेड़ा में। जेके लक्ष्मी सीमेंट तो है सिरोही में और जेके सीमेंट है निम्बाहेड़ा में। नेक्स्ट है आदित्य सीमेंट कहाँ स्थापित है, वो है चित्तौड़ में। कहाँ है, चित्तौड़ में। और श्री सीमेंट कहाँ स्थापित है, वो है ब्यावर में। तो ये पूछा गया है अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम में। श्री सीमेंट कहाँ है, कोटा में है। आदित्य सीमेंट कहाँ है, चित्तौड़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट है, सिरोही में है। एसीसी सीमेंट कहाँ है, बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं खनिज और वो कहाँ मिलते हैं, वो तो नाथ की नेरी। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। तो नाथ की नेरी ये स्थान है जो कि कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में।
और यहाँ पे कौन सा खनिज प्राप्त होता है, यहाँ पे अब्रक, यहाँ पे क्या निकलता है, अब्रक निकलता है। ठीक है, तो नाथ की नेरी ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह अब्रक के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट है। तो नाथ की नेरी कहाँ है, भीलवाड़ा में, और किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के लिए। तो नेक्स्ट है काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा, ये सभी स्थान कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है, वो है मैंगनीज। यहाँ पे कौन सा खनिज का खनन होता है, मैंगनीज का। तो काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा कहाँ स्थित है, बांसवाड़ा में, और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है, वो है मैंगनीज। नेक्स्ट है खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, ये सभी कहाँ स्थित है, अलवर में। तो खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का बास, ये सभी है अलवर में। और यहाँ पे कौन से खनिज का खनन होता है, वो है तांबे का। यहाँ पे किसका खनन होता है, तांबे का। नेक्स्ट है रामपुरा अगूचा तथा गुलाबपुरा, ये कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। और यहाँ पे किसका खनन होता है, सीसा जस्ता का। तो नाथ की नेरी कहाँ है, भीलवाड़ा में, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। काला खूटा, लीलवानी, तलवाड़ा कहाँ है, बांसवाड़ा में, और मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी तथा भगत का बास, ये कहाँ है, अलवर में, और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा में, और ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। आरपीएससी द्वारा 2024 तथा 2025 में आयोजित परीक्षाओं में राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक है और उनकी पुस्तकें हैं, उनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राव जेतसिरो छंद, ये किन्होंने लिखा, ये लिखा बिट्ठू सुजन है। तो राव जेतसिरो छंद लिखा बिट्ठू सुजन है। नेक्स्ट है गुण भाषा, गुण भाषा किन्होंने लिखी, हेम कवि ने। गुण भाषा किन्होंने लिखी, हेम कवि ने। नेक्स्ट है जो राज रूपक है, राज रूपक किन्होंने लिखा, वो लिखा वीर भाण ने। राज रूपक लिखा वीर भाण ने। नेक्स्ट है कि सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश किसने लिखा, वो लिखा कर्णिदान ने। तो ये पुस्तकें हैं और इनके जो लेखक हैं उनको मैच किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, चित्तौड़ के जो समाधीश्वर मंदिर का निर्माण का जीर्णोद्धार करवाकर मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा, किन्होंने रखा था, तो मेवाड़ के शासक का नाम बताइए जिसने चित्तौड़ के समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करके पूर्व मध्यकालीन तक्षण कला को जीवित रखा। वो थे मोकल, राणा मोकल थे, उन्होंने समाधीश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। नेक्स्ट है बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेकर राय सिंह तक की वंशावली किस भाषा में लेखबद्ध है, तो राय सिंह महोत्सव है ये ग्रंथ है, इसमें जो वंशावली है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम कर दिया गया, वो कर दिया गया सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने विवाह और श्राद्ध प्रथा पर जो व्यय है उसको कम किया। नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय के संस्थापक, उनका तीर्थ स्थान कौन सा है, तो लालदासी संप्रदाय का जो तीर्थ स्थान है वह है नगला। कौन सा है, नगला। नगला क्या है, लालदासी संप्रदाय का तीर्थ स्थान है। देवनारायण जी के भजन गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वह है जंतर। देवनारायण जी के भजन गाते समय जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से राजस्थान के क्रांतिकारी राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे, तो राव गोपाल सिंह खरवा के जो सहयोगी थे वो कौन थे, दामोदर दास राठी, केसरी सिंह बारठ, रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सान्याल, ये सभी क्रांतिकारी राव गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे ये सभी। नेक्स्ट राजपूताने में प्रचलित प्राचीन लिपि का नाम क्या था, तो राजपूताने में कौन सी प्राचीन लिपि चलती थी, वो है ब्राह्मी। कौन सी, ब्राह्मी। नेक्स्ट है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बो जी का निधन कहाँ हुआ, तो जम्बो जी का निधन हुआ था, वो हुआ था तालवा में। कहाँ, तालवा में हुआ था जम्बो जी का निधन। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सा ठिकाना मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था, तो वो है बर। बर है ना, मेवाड़ की चित्रांकन शैली का केंद्र नहीं था, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक को 1915-16 में
बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को आमंत्रित किया था, वो किया था साधु सीताराम दास ने आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है तुलसा भील राजपूताना के किस स्वतंत्रता सेनानी के संदेशवाहक थे? तो तुलसा भील जो संदेशवाहक थे वो थे किसके? विजय सिंह पथिक के। तो तुलसा भील संदेशवाहक थे किनके? विजय सिंह पथिक के। नेक्स्ट है ओजियाना पुरातत्व स्थल में खुदाई में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो तांबे की चूड़ियां और तांबे की शैल अंगूठी और मादलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं, ये कथन इसका सही है। नेक्स्ट है राजस्थान में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? एक तो मिलते हैं बीकानेर के पूगल में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। तो इन दोनों स्थानों पर ये क्या मिलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ए और बी सही है। तो ए और बी सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और बी। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलता है बीकानेर के पूगल में और गंगानगर के सूरतगढ़ में। नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कहाँ मिलता है? वह है जामरकोटड़ा में। तो जामरकोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। नेक्स्ट है जनगणना 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान में बाल लिंगानुपात में अंतर क्या था? तो 2001 है उसमें राजस्थान का बाल लिंगानुपात था 909। 2001 में तो बाल लिंगानुपात था 909 और 2011 में बाल लिंगानुपात हो गया 888। तो 2001 से 2011 के बीच में जो बाल लिंगानुपात में अंतर कितना आया? वो आया 21 का, 21 की कमी हो गई, ठीक है। तो 2001 में तो बाल लिंगानुपात ज़्यादा था, कितना था? 909 था। और 2011 में बाल लिंगानुपात हो गया वो कम हो गया, कितना हो गया? 888 हो गया। तो बाल लिंगानुपात में कितनी कमी आई? वो आई 21 की कमी आई। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? रेवरीना मृदा गंगानगर में, बिल्कुल सही है। जिप्सी फेरस मृदा कहाँ मिलती है? बीकानेर में। सिरोजेम मिट्टी है हनुमानगढ़ चूरू में नहीं मिलती, ये कथन गलत है। तीसरा कथन गलत है। स्लेटी मिट्टी कहाँ मिलती है? जालोर पाली में, ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन पूछा था तो आंसर होगा थर्ड। आंसर क्या होगा? थर्ड, सी। नेक्स्ट हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के बीच में था? तो 401 से 500 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं वो कौन है? अलवर और दौसा। अलवर का है 438 और दौसा का है 476। और जबकि भरतपुर का 503 हो जाता है और धौलपुर का 398 है 400 से कम में। तो 401 से 500 के बीच वाले जिले कौन से हैं? अलवर और दौसा। तो राजस्थान में से दो जिले हैं जिनका की जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। एक तो आ गया जयपुर और दूसरा भरतपुर, ये दो रहते हैं। नेक्स्ट है बंद बारेठा और मोती झील, ये दोनों कहाँ स्थित है? भरतपुर में। बंद बारेठा और मोती झील कहाँ है? भरतपुर में। बूंदी जिले से प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? कुराल, मेज, घोड़ा और पछाड़। तो बूंदी जिले से जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ है कुराल, मेज, घोड़ा और पछाड़। नेक्स्ट है राजस्थान में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? वो है CS जलवायु राजस्थान में नहीं मिलती है। आगे देखते हैं हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? वह आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में हाड़ौती आता है, वह आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विंध्य कंगार भूमि प्रमुखतः निर्मित होती है। विंध्य कंगार भूमि किससे निर्मित है? वह बालू का पत्थर और शैल से, यानी चट्टानों से। नेक्स्ट हम देखते हैं बालू का पत्थर तथा शैल से निर्मित होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग का केंद्र जोधपुर में है, चूरू में भी है, लाडनू में भी है, जबकि हनुमानगढ़ में ऊनी वस्त्र उद्योग का कोई भी केंद्र नहीं है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कहाँ से होती है? वो होती है मनिहारी, टिब्बा तथा तन्नौर से। तो रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है मनिहारी, टिब्बा तथा तन्नौर से उसकी आपूर्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं
कौन सा एकमात्र ग्रंथ यह दावा करता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इनकी मृत्यु तराइन के युद्ध में हुई थी? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो ये दावा करता है? उस ग्रंथ का नाम है विरुद्ध विधि विध्वंस। क्या नाम है? विरुद्ध विधि विध्वंस। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया कि 1935 के अधिनियम को प्रांतों में कब से लागू करने की घोषणा की गई थी? तो 1 अप्रैल 1937 से। 1935 के अधिनियम को प्रांतों में लागू किया गया 1 अप्रैल 1937 से। नेक्स्ट है कि आगे देखते हैं मारवाड़ी परगनारी विगत के रचनाकार कौन थे? वो थे मुहणोत नैन्सी। मारवाड़ी परगनारी विगत के रचनाकार कौन थे? वो थे मुहणोत नैन्सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? रियासतकालीन अड़सट्टा क्या है? तो अड़सट्टा किसको कहते थे? वह जयपुर राज्य के परगनों की आय व्यय का जो रिकॉर्ड होता था ना, उसे क्या कहते थे? अड़सट्टा। नेक्स्ट है 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ पे स्थानांतरित किया था? माउंट आबू में। और वो कब स्थानांतरित किया था? 1856 में। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों ने अशिक्षित जोतों से त्यागपत्र देना प्रारंभ किया था? तो अशिक्षित जोते हैं उनसे त्यागपत्र दिया था 1927 में। किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन में जो अशिक्षित जो जोते हैं उनसे त्यागपत्र दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था त्यागपत्र। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर के समय कोटा के प्रशासक कौन थे? वो थे जालिम सिंह झाला। ब्रिटिश संधि पर हस्ताक्षर किए उस टाइम कोटा के जो प्रशासक थे वो थे जालिम सिंह झाला। नेक्स्ट है गांधी जी के संदेश अनुसार मोतीलाल जो तेजावत थे उन्होंने अपने आप को पुलिस के समक्ष कब समर्पित किया था? वो किया था 4 जून 1929 को। तो तेजावत जी थे, उन्होंने अपने आप को पुलिस के समक्ष समर्पित कब किया था? वो किया था 4 जून 1929 को। और किसके कहने पे? गांधी जी के कहने पे। नेक्स्ट है सामीप्य मुक्ति किससे संबंधित है? उनका संबंध है मीराबाई से। सामीप्य मुक्ति का संबंध है मीराबाई से। नेक्स्ट है मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये किसने कहा था? ये कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था और रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने और रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट है लावा जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी थी, उसे वो पहले किस राज्य पर आश्रित था? वो था टोंक। टोंक पर टोंक में ही था लावा ठिकाना, जिसे बाद में अलग ठिकाने के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो लावा किस में था? पहले टोंक में। नेक्स्ट है 1857 में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह ने किसके आदेश से अपने राज्य की अश्वारोही सेना अजमेर भेजी थी? तो तख्त सिंह थे, महाराजा तख्त सिंह। उन्होंने अपने राज्य की जो अश्वारोही सेना है वो अजमेर भेजी थी। वो किसके आदेश पर भेजी थी? वो भेजी थी मैक मैसन के आदेश पे उन्होंने अजमेर भेजी थी। नेक्स्ट है राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन का जनक किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है जेम्स टोड को। वो किन्हें माना जाता है? जेम्स टोड। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी की स्थापना कब की थी? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था 1585 में। तो 1585 में बनाया था। नेक्स्ट है बिहार में मान सिंह ने निम्नांकित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी? वह पूरनमल और संग्राम सिंह। तो मान सिंह थे, उन्होंने बिहार में कौन से शासकों को पराजित किया? वह पूरनमल और संग्राम सिंह को पराजित किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना किन्होंने की थी? तो खड़लाई आश्रम है उसकी स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। तो खड़लाई आश्रम की स्थापना की थी किन्होंने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं मारवाड़ लोक परिषद का 1942 में लाडनू में तीसरा वार्षिक अधिवेशन हुआ था। उनके अध्यक्ष कौन थे? वो थे रणछोड़ दास गट्टानी। तो मारवाड़ लोक परिषद के जो तीसरा जो अधिवेशन हुआ था कहाँ? लाडनू में। उसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टानी।
नेक्स्ट है, मुगल दरबार में किन राजपूत शासकों के कारण औरंगजेब राजपूता ने प्रतिक्रियावादी नीति नहीं अपना पाया था? तो कौन से राजपूत शासकों के कारण औरंगजेब प्रतिक्रियावादी नीति नहीं अपना पाया था? उसका आंसर है, एक तो थे जय सिंह और दूसरे थे जसवंत सिंह। इन दोनों के कारण नहीं कर पाया, तो आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। आगे देखते हैं, राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विलय किया गया था? तो सिरोंज का जो विलय किया गया था वो कहाँ किया गया था? एमपी में। तो सिरोंज का विलय है ना कहाँ किया गया था? वो किया गया था एमपी में किया गया था।